हेपेटाइटिस ई, जैसा कि हमने प्रीवियस उसमें बताया है हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी के बारे में। हेपेटाइटिस ई ये इसका भी सिम्टम्स वही है जो अन्य हेपेटाइटिस का होता है, दैट इज लीवर इन्फ्लेमेशन। लीवर इन्फ्लेमेशन यानी जितनी भी हेपेटाइटिस हैं वो सब उनका प्राइमरी टारगेट ऑर्गन लीवर ही है। तो हेपेटाइटिस ई ये भी जो है लीवर को इन्फेक्ट करता है, लीवर का कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है। ये जो है सबसे पहले भारत में जो है 1955 में करीब 30,000 लोग इन्फेक्ट हुए थे दिल्ली में, लेकिन उस समय तक इस वायरस के बारे में पता नहीं था कि हेपेटाइटिस ई भी जो है ये इसकी वजह से हो रहा है। कब तक नहीं पता चला? ये सन 1982 तक नहीं पता चला, जब रशियन साइंटिस्ट ने रूस के वैज्ञानिकों ने जो है अफगानिस्तान में इसका इन्फेक्शन काफ़ी हद तक फैल गया था, तब जाकर के उन्होंने आइसोलेट किया और बताया कि ये डिफरेंट तरह का हेपेटाइटिस है जिसका वायरस है हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ई वायरस जो है इसका आउटब्रेक जो है तमाम जगहों पर पहले देखा गया, लेकिन सबसे पहले आइसोलेट किया गया 1982 में, और वो भी अफगानिस्तान में रूस के वैज्ञानिकों ने इसको आइसोलेट किया। हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन जो होता है ये बिल्कुल सेम है हेपेटाइटिस ए की तरह, लेकिन बाकी सारा चीज़ इसमें डिफर करता है। हेपेटाइटिस ई भी ओरल फीकल रूट से फैलता है, यानी जब हम इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड पानी, भोजन इस तरह का वो करते हैं, खाते हैं, या अनहाइजीनिक कंडीशन में रखी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तब हेपेटाइटिस ई होने की संभावना बन जाती है। इन्फेक्शन होने के 40 दिन तक इसके सिम्टम्स, यानी इनक्यूबेशन पीरियड इसका 40 दिन तक होता है, उसके बाद इसके सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। सिम्टम्स सेम हैं, जैसे कि जितने भी हेपेटाइटिस हैं करीब करीब सबका सिम्टम सेम होता है। इसमें भी लगातार हल्का बुखार का बना रहना, उसके बाद भूख ना लगना, कमजोरी, सुस्ती, उल्टी होना, इस तरह के जो है सिम्टम्स, या हाथ पैरों में दर्द होना, लास्ट में चल करके आँखों में पीलापन या स्किन का पीला हो जाना, जिस कंडीशन को हम जॉइंटिस कहते हैं। जॉइंटिस इज द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, यानी जितनी भी हेपेटाइटिस हैं जॉइंटिस सब में कॉमन होता है। तो इस तरह से जो है हेपेटाइटिस ई का सिम्टम्स डेवलप हो जाता है। हेपेटाइटिस डी 3, 4, 5 महीने में अपने आप सही भी हो जाता है यदि इम्यून सिस्टम आपका मजबूत है। ये उन्हीं पर ज़्यादा असर करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो ये ज़्यादा फिर लीवर फेल्योर होने की नौबत आ जाती है। ये भी देखा गया कि करीब 6% जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स इससे जो है वो इन्फेक्ट होती हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो जाती है और उनका लीवर जो है वो फेल हो जाता है। इस कंडीशन को हम फल्मिनेंट लीवर फेल्योर भी कहते हैं। फल्मिनेंट लीवर फेल्योर जो है ये खासकर प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखा गया है, खासकर प्रेगनेंसी के 3-4 महीने के बाद। तो फल्मिनेंट लीवर फेल्योर जो होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है, इसका मॉर्टेलिटी रेट जो है 20% तक है, यानी इसकी मृत्यु दर जो है वो 20% होती है। और इसका सिम्टम्स जो है जैसे हमने दिखा, फैटिग, जॉइंटिस। डायग्नोसिस इसकी हम करते हैं, इसमें जो है इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है आईजीएम। आईजीएम एंटीबॉडी जब बनेगी तो उसके साथ आईजीजी, और ये दोनों हेपेटाइटिस ई वायरस के अगेंस्ट रहेंगी, यानी उसके स्पेसिफिक रहेंगी। तो इस एंटीबॉडी का डिटेक्शन हम करते हैं और उससे पता लग जाता है कि पेशेंट जो है हेपेटाइटिस ई वायरस से इन्फेक्टेड है। यदि कंडीशन धीरे धीरे सही होने लगती है तो हेपेटाइटिस ई वायरस के अगेंस्ट जो आईजीएम बना है उसका लेवल घटने लगता है और धीरे धीरे वो एलिमिनेट हो जाता है, जबकि इम्यूनोग्लोबुलिन जी यानी आईजीजी का लेवल बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से यदि इस तरह का डिफरेंस आता है कि आईजीएम का लेवल धीरे धीरे घट रहा है और आईजीजी का लेवल बढ़ रहा है,
तो इट मीन्स कि पेशेंट जो है वो धीरे धीरे हेपेटाइटिस ई से रिकवर कर रहा है। तो डायग्नोसिस इसकी हम करते हैं जब एंटी हेपेटाइटिस ई वायरस स्पेसिफिक आईजीएम या आईजीजी बनती है। प्रिवेंशन, इसका रोकथाम केवल साफ सफाई है, सैनिटेशन है, यानी जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करें वो हाइजीनिक कंडीशन की इस्तेमाल करें। पानी जो है ये लाभ भी करता है और हानि भी करता है, यदि इन्फेक्टेड है तो ये हानि भी कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें इस वायरस में ये देखी गई कि ये दूसरे जानवरों में भी पाया जाता है और दूसरे जानवर इसके लिए रिजर्वायर का काम करते हैं, जैसे डियर और स्वाइन, यानी हिरन और पिग जो है ये इसके लिए रिजर्वायर का काम करते हैं और उससे भी जो है वो एक बहुत बड़े माध्यम होते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस को फैलने में। वैक्सीन इसकी बहुत पहले डेवलप कर ली गई थी, 1990 के दशक में ही बन गया था, लेकिन सबसे पहले इसका इस्तेमाल 2001 में नेपाल में हुआ। जब नेपाल में हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया तब इसका यूज हुआ और ये देखा गया कि इससे काफ़ी मात्रा में ये जो है इफ़ेक्टिव है और सेफ भी है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसकी वैक्सीन नहीं बनाई जाती है क्योंकि ये लाभ में नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस ई वायरस बहुत ज़्यादा एपिडेमिक कंडीशन में होता नहीं है, तो उनको इस वैक्सीन को बनाने से कोई लाभ नहीं मिलता है। चाइना ने इसकी वैक्सीन भले ही डेवलप कर ली है, जिसको HEV 239 HEV 239 के नाम से जानते हैं, और ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव भी है और सेफ है। और WHO ने इसको रिकमेंड नहीं किया है, वो केवल उन्होंने एक केवल गाइडलाइन जारी की है कि जहाँ पर इंडेमिक कंडीशन हो, यानी जहाँ पर जो है ये हेपेटाइटिस ई वायरस जो है वो फैला हुआ हो, तो उसमें इस वैक्सीन का यूज किया जा सकता है, लेकिन उनका कोई रिकमेंडेशन इस वैक्सीन के लिए ग्लोबल स्तर पर नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए राइबाविरिन यानी एंटीवायरल ड्रग है जो कि इसका ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। इसका जो रेट है, इन्फेक्शन रेट है, वो है 20 मिलियन पीपल्स पर ईयर, यानी पूरे वर्ल्ड में जो है 20 मिलियन लोग हर साल जो है इससे इन्फेक्ट होते हैं। तो हेपेटाइटिस ई, यदि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 40 दिन में इसका इन्फेक्शन या सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उसके बाद जो है 3-4 महीने में इसका सिम्टम्स अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। यदि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो लोग कराते हैं तो उनको लगातार इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है, तो वो इसके इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। या जो लोग HIV से पीड़ित हैं, पहले से ही उनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उनको भी यह हेपेटाइटिस ई वायरस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो 5 तरह की हेपेटाइटिस होते हैं, जो 5 तरह के वायरस होते हैं, उसमें केवल हेपेटाइटिस बी को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में RNA ही जेनेटिक मटेरियल होता है। हेपेटाइटिस बी में जो है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है। तो चूंकि इसका हर तरह का हेपेटाइटिस जो है वो ज़्यादा फैलता भी है और काफ़ी मतलब जनधन का नुकसान भी करवाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 को जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है 28 जुलाई को मनाया जाता है, इसकी थीम बनाई है हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। मीन्स कि हेपेटाइटिस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एलिमिनेट कर दिया जाए। तो 2030 का लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो है सभी तरह के हेपेटाइटिस को पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट किया जाए, वैक्सीन से भी या साफ सफाई से या जिस तरह से वो ट्रीट हो सकें। तो इसीलिए जो है आप लोग इसके लिए जागरूक रहें और जिससे कि हेपेटाइटिस जो है ना फैले, यानी आप हेल्दी डाइट जिससे कि इम्यून सिस्टम मजबूत हो। कोई भी वायरल बीमारी है, यदि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को बढ़ावा देते हैं, यानी जितने ज़्यादा पानी पिएंगे, जितने ज़्यादा फ्लूइड डाइट लेंगे, वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वायरस का एलिमिनेशन फिर जल्दी होगा और इसलिए जो है ट्रीटमेंट में भी आसानी रहेगी। तो तमाम ऐसी चीज़ है जिससे आप वायरल इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं। यदि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव हैं और हाइजीनिक कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो हेपेटाइटिस होने की संभावना कम रहती है। यदि होती भी है तो अपने आप बिना किसी ट्रीटमेंट के वो ठीक हो जाती है।